गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता संग्राम के इस क्लास में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से स्वतंत्रता संग्राम के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग मिला करके सम्मिलित रूप से पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जो हमने अपना लेक्चर्स बंद किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, तो उसी के बाद जो छोटे छोटे घटनाएं घटी हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन घटनाओं में से कुछ घटनाओं का अध्ययन हम लोग आज के क्लास में करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं गांधी इरविन पैक्ट से और समापन होगा हमारा सांप्रदायिक पंचांग या कॉमनल अवार्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, समय है 1930 ईस्वी। ठीक है, 1930 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, और इस समय यानी 1930 में ही एक घटना घटी थी कि 12 नवंबर से 1930 ईस्वी से लेकर करके 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और यह सम्मेलन जो है वो असफल हो गया। क्यों असफल हो गया था, अभी आपको हम बताते हैं। और ऐसी परिस्थिति में 27 मई 1930 ईस्वी को, कब, यहां पर एक डेट याद रखिए, 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन ने की रिपोर्ट प्रकाशित की। तो पहले इतना समझते हैं कि जो गांधी इरविन समझौता था या गांधी इरविन पैक्ट था, उसकी पृष्ठभूमि हम आपको बता रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि आखिर गांधी इरविन समझौता की घटना क्यों कर घटी। इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो ये कि 1930 में, जैसा कि आप पहले से पूर्व परिचित हैं कि गांधी जी ने डांडी में नमक बना करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। और उसके बाद वो तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन आंदोलन काफ़ी तीव्र हो चुका था। इसमें सिर्फ नमक बनाने के लिए ही कानून का विरोध नहीं हो रहा था, बल्कि विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई जा रही थी, शराब की दुकानों पर भी धरना दिया जा रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि करबंदी आंदोलन चलाया जा रहा था। तो जितना व्यापक आंदोलन असहयोग आंदोलन था, उससे भी बड़ा व्यापक आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार जो है वो डर गई थी कि अगर इस प्रकार से व्यापक आंदोलन चलेगा तो हमारी सत्ता जो है वो नहीं बनी रह सकती है, और ऐसी परिस्थिति में
फिर एक और घटना घट गई। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन, जो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि 3 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और 9 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत में आया था और इसी की रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी। तो सबसे बड़ा उपहासपूर्ण बात था ये कि साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उत्तरदायी शासन का कहीं वर्णन ही नहीं। यानी जिस का वादा 1917 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था कि हम उत्तरदायी शासन देंगे, 1919 के अधिनियम में नहीं दिया। फिर बीच में फिर वादा किया था कि हम उत्तरदायी शासन देंगे, लेकिन जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसमें भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। तो स्वाभाविक सी बात थी कि आंदोलन तीव्र होगा। जो पूर्व का आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो इस घटना के कारण, साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के कारण, यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और तीव्र हो गया। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य में हुआ। कुल 89 लोगों ने भाग लिया था भारत के विभिन्न राजनीतिक दल और राजे रजवाड़ों ने, लेकिन कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया। कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। नतीजा के तौर पर इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और अंग्रेजों को एहसास हुआ कि जब तक कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक जो है वो ये नहीं माना जाएगा, विश्व नहीं मानेगी कि उस गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व या भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व है। तो पहली बार वैश्विक स्तर पर कह लीजिए कि कांग्रेस का भारतीय जनता का प्रतिनिधि संस्था होना प्रमाणित होता है। अभी तक अंग्रेज नहीं मान रहे थे कि कांग्रेस भारतीय जनता का एक प्रतिनिधि संस्था है, बल्कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही थी। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि जब तक कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि साहब भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो अब एक विषय जो इससे संबंधित है वो हम बता देना चाहते हैं, तब आगे पढ़ाएंगे कि आखिर गोलमेज सम्मेलन का अर्थ क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या होता है। आप बता सकते हैं कोई? बोलिए। हाँ, मतलब गोल टेबल है और तो बैठे हुए हैं, इसीलिए उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना। मिश्रा जी का यही कहना है, आप कुछ बोलेंगे? वही कहना है। हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और जब भी क्लास ये आता है पूछते हैं तो यही जवाब हमको मिलता है और ये पूरी तरीके से गलत अवधारणा है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। राउंड टेबल का मतलब होता है कि जो विषय है, जिस विषय पर विचार किया जाना है, उससे संबंधित जितने लोग हैं वो सभी लोग उस सम्मेलन में यदि भाग लेंगे तो राउंड टेबल कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि क्लास चलाने का समय का निर्धारण करना है और इसके लिए एक बैठक या सम्मेलन आयोजित करना है, तो अगर हम ही और कुछ टीचर मिल करके इसका फैसला कर लें तो ये राउंड टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक पक्ष छात्र भी है। तो अगर 7 छात्र, शिक्षक, डायरेक्टर और गार्जियन भी एक पक्ष है, क्योंकि गार्जियन को भेजना है अपने बच्चे को क्लास करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं?
अगर ट्रांसपोर्ट से बच्चा आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा दे रहा है वो भी एक पक्ष है। बस वाला ये वो कोई भी हो सकता है, टेम्पू भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो समय का निर्धारण करते समय इन सभी पक्षों को बुला करके के विचार विनिमय किया जाएगा, तब समय निर्धारण का वो गोलमेज सम्मेलन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए और ले लीजिए ताकि और स्पष्ट हो जाए कि किसी राज्य में जो है वो साहब बेरोजगारी दूर करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए, तो एक तरीका ये भी है कि जो सरकार है उसके प्रतिनिधि हैं, सिर्फ वही विचार कर ले तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन बेरोजगारी दूर करने से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, सरकार के अलावा जो बेरोजगार है वो, जो रोजगार दाता है वो, सभी को बुला करके अगर विचार किया जाएगा तो ये बेरोजगारी के विषय पर राउंड टेबल होगा। तो उसी तरीके से भारतीय विषयों से संबंधित विषय था इस सम्मेलन में। तो ऐसे में जो भी भारत से जुड़े हुए जितने नेता थे उन सभी को बुलाया गया था, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन कहलाया। बात समझ में आई? भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ विषय था और उस जुड़े हुए विषय से उसके जितने पक्षकार थे, जैसे ब्रिटिश सम्राट भी एक पक्षकार था, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी एक पक्षकार थे, भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन को चलाने वाला गवर्नर और गवर्नर जनरल था वो भी एक पक्षकार था, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने वाले जितने नेता थे वो भी पक्षकार थे। तो ये सभी लोग जो थे वो उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे भारत के संविधान पर विचार करने के लिए, इसीलिए ये गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहलाया। क्लियर? तो इस विषय को, इस परिभाषा के तहत यदि प्रथम गोलमेज सम्मेलन को देखा जाए तो वो सफल इसलिए नहीं हुआ कि वास्तव में कांग्रेस भारत के अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसने भाग नहीं लिया। इस कारण से ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। क्लियर? यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि हम समझाने में पूरी तरीके से सफल हैं। क्लियर? अब देखिए साहब कि ये हो गया। अब यहाँ से आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ये जो असफल हुआ गोलमेज सम्मेलन, ऐसी परिस्थिति में जो उस समय का गवर्नर जनरल था, क्या नाम था? लॉर्ड इरविन, है ना? लॉर्ड इरविन। इसने सौहार्द का वातावरण बनाया। अभी तक तो संघर्ष का था, सौहार्द का वातावरण बनाया। क्या बनाया साहब? सौहार्द का वातावरण। वेरी गुड। अब कैसे बनाया? तो 26 जनवरी 1931 ये सब डेट याद करते हुए चलिए। क्या किया इस दिन? तो गांधी जी को रिहा कर दिया बिना कोई शर्त के। गांधी जी को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और जब सौहार्द मतलब क्या होता है? हार्मोनी, मित्रता, दोस्ती, लड़ाई झगड़ा नहीं, मित्रता दोस्ती को सौहार्द बोला जाता है। इंग्लिश इसका होता है हार्मोनी। ठीक है? जैसे हमारे आपके बीच किसी विषय पर मनमुटाव हो तो जाहिर सी बात है जो बात होगी वो बहुत तलखी भरी होगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या है भाई, कोई ऐसा चलिए आपको सिंघाड़ा ला कर खिला दिया, ये मिठाई खिला दिए, तो ये काम करना क्या हुआ कि हमारे और आपके बीच सौहार्द का एक वातावरण पैदा किया गया ताकि हम लोग जब बात करें तो तलखी वाली बात नहीं हो। तो गांधी और अंग्रेजों में तो झगड़ा चल रहा था। किस वजह से? तो ये बोले कि नमक हम बनाएंगे, नमक पर हम टैक्स लेंगे। तो ये जो है वातावरण जो दोनों के बीच था वो शत्रुता का था और नतीजा के तौर पर गांधी जी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। तो छोड़ने का मतलब क्या हुआ
कि अंग्रेजों ने सौहार्द का वातावरण बनाया। हम समझते हैं कि आप सौहार्द शब्द को उस कंटेक्स्ट में समझने में सफल रहे। आगे बढ़े। तो अब देखिए वातावरण रिहा कर दिया, तो एक दो नाम आपको यहाँ है, M.R. जयकर, M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। क्या? तेज बहादुर सप्रू। ये लिबरल थे और ये हिंदू महासभा के थे। इन दोनों के प्रयत्न से, इन दोनों ने प्रयत्न किया और प्रयत्न से क्या हुआ, गांधी और इरविन के बीच, इनके बीच गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, ठीक है, के मध्य वार्तालाप हुआ। क्या हुआ? बातचीत हुई, ठीक है ना, बातचीत हुई। और ये कब से कब तक हुई? तो 18 फरवरी से शुरू हुआ और 5 मार्च तक चला। कब तक चला? 18 फरवरी से 5 मार्च कब तक? 1931, ठीक है। और अंत में 5 मार्च 1931 ईस्वी को, कब? 5 मार्च 1931 को एक समझौता हो गया दोनों के मध्य, है ना। क्या हुआ? एक समझौता हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। और इसी गांधी इरविन समझौता ये दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्या? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना। इसको पहले विचार करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लास में ही बातें याद हो जाए। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि उपर्युक्त जो ये घटना घट रही थी, एक तरफ आंदोलन चल रहा था, सिविल अवज्ञा आंदोलन, एक तरफ ब्रिटिश सरकार जो है दमन की नीति अपनाई हुई थी। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन जब हुआ और ये असफल हो गया, असफल इसलिए हुआ कि जो रियल प्रतिनिधि था भारतीयों का, कांग्रेस को इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए असफल हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को भाग लेने के लिए कि कांग्रेस भाग ले आइंदा जो होने वाला सम्मेलन है उसमें सौहार्द यानी हार्मोनी का वातावरण पैदा करने का लॉर्ड इरविन ने प्रयास किया। और कैसे? तो 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया बिना शर्त, ताकि गांधी जी खुश हो जाए और उनसे बातचीत किया जा सके। और उसके बाद M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ये लोग ब्रिटेन से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के अभी लौटे थे। एक पक्ष ये भी है। और इस तरीके से इनका ब्रिटिश से प्रशासन से या ब्रिटिश से तंत्र से नजदीकी का संबंध स्थापित हो गया था। तो M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू को अंग्रेजों ने एक मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी बातों को इनके द्वारा जो है पहुंचाया गांधी के पास कि गांधी अंग्रेजों से समझौता करें। गांधी जी एक ऐसे नीति के प्रवर्तक थे जिसमें वो उनका विचार था कि वो बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करते थे बल्कि बुराई से नफरत करते थे। उनका झगड़ा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से नहीं था बल्कि व्यक्ति के आचरणों से था। इसलिए वो व्यक्ति के आचरण में सुधार करना चाहते थे। उनका दर्शन सार्वभौमिक था, यूनिवर्सल था। उनका दर्शन किसी देश, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं था और सबसे बड़ी किसी काल तक सीमित नहीं था।
अर्थात आज भी गांधीवादी दर्शन का प्रयोग करके आप समाज में शांति ला सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू मध्यस्थ बने गांधी और इरविन के बीच में, और इनके प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य वार्तालाप शुरू हो गया। गांधी भी दिल्ली में थे, इरविन भी दिल्ली में थे, और दोनों के बीच 8 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 1931 ईस्वी तक बातें होती रही, यानी लंबा हर मुद्दे पे बातचीत हुई, और अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया 5 मार्च को। इसी समझौते को हम लोग गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जो ये समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता, इसका भारतीय राजनीति में काफी महत्व है। सबसे पहले उस महत्व को या उस पर पाई गई विचारधारा को समझने से पूर्व जो शर्तें हैं उसको हम लोग पढ़ लें कि आखिर क्या शर्त थी, तब जो है उस पर विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। क्लियर? तो देखिए साहब, तो जो शर्तें थी उसमें 2 भाग में हम बांटते हैं। कि नहीं, पहले हम देखेंगे इरविन की स्वीकारोक्ति, माने इस समझौते में इरविन ने कौन कौन सी बात स्वीकार की, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है? उसमें पहला बात ये था, ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। क्या चीज? राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाए, ठीक है ना? लेकिन सभी को नहीं। जो हिंसा किया है, हिंसक बंदियों को छोड़कर, मतलब जिन्होंने हिंसा किया है उनको छोड़कर छोड़ा जाएगा। ठीक है ना? ये उसमें एक क्लॉज जो है वो जोड़ दिया गया। दूसरा, इरविन ने वादा किया कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। क्या किया? कि भारतीय समुद्र के किनारे, पूरे भारत में नहीं, जो समुद्री तट है ना, समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, यानी अंदरूनी भाग में नमक नहीं बनाएंगे, किनारे नमक बना सकते हैं। ठीक है? ये दूसरा स्वीकारोक्ति इरविन ने की। तीसरा स्वीकारोक्ति की कि शराब और वस्त्र के दुकानों पर धरना दे सकते हैं। शराब एवं विदेशी वस्त्र के दुकानों पर धरना दे सकते हैं। ये तीसरा स्वीकारोक्ति थी इरविन की। और चौथा ये थी कि जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी, वापस होगी। ठीक है ना? और एक और जोड़ लीजिए कि त्यागपत्र
देने वाले जो कर्मचारी हैं वो पुनः नियुक्त होंगे। कर्मचारी क्या होंगे? पुनः नियुक्त होंगे। अब ये तो 5 बातें थी जो इरविन की स्वीकारोक्ति थी इसमें। अगला है कि गांधी ने भी कुछ बातें स्वीकार की। गांधी की स्वीकारोक्ति क्या क्या थी, क्या बात एक्सेप्ट किया गांधी जी ने, तो उसको भी बिंदुवार हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने सबसे पहला किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं स्थगित होगा। समाप्त नहीं, समाप्त और स्थगित में फर्क है, अभी समझाते हैं आपको। तो स्थगित होगा। दूसरा कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। दूसरे गोलमेज, सर वहाँ पे स्वीकारोक्ति वर्ड सही लग रहा है गांधी जी। हाँ ठीक है, हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, ये सब बात स्वीकार ही नहीं किया तो क्या लिखिएगा? हाँ गांधी जी ने स्वीकार तो फिर भाग लेगी। उसके बाद आगे है कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार बंद करेगी कांग्रेस। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार बंद होगा। ठीक है, कांग्रेस बंद कर दी। हाँ। और पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग नहीं करेगी। ठीक है, देखिए जो हमने तो वादा किया था कि आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन जो लग रहा है कि अभी समझाने में और समय लगेगा, इसको आप क्लास को सिर्फ इसी तक सीमित कर दीजिए, यानी क्या बोलते हैं, समझौता तक। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग आगे का क्लास हम लोग करेंगे। तो इसको पहले समझते हैं। यहां तक तो देख लिया आपने। अब शर्तों पर ध्यान दीजिए कि शर्तें क्या थी, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आता है। पीटी में भी आपको ये सब ऑप्शन दे देगा और देगा कि कौन शामिल नहीं था। मेंस लिखना होगा तो उस समय भी आपको ये सब सारी चीज़ें याद होंगी। इसीलिए हमने पार्ट वाइज कर दिया, 2 पार्ट में इसको, कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, तो समझौता होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे की बात स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से इस समझौते में भी इरविन ने भी गांधी की कुछ बातें स्वीकार की और बदले में गांधी जी ने भी जो है वो इरविन की कुछ बातों को स्वीकार किया। तो उसमें थोड़े बहुत कलिष्ठता है, टेढ़ापन है, तो इसीलिए समझाना अनिवार्य है। बिंदुवार समझिए इस टॉपिक को कि पहला क्या है कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। निस्सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि 90,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। 1, 2, 4, 5, 10,000 नहीं, कितना? 90,000। तो ये जेलों में बंद थे, तो इनका हुआ कि छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक अंतर के साथ देखिए कि जिन्होंने हिंसक घटनाएं की हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी समय जो है आपको याद होगा कि 1931 ईस्वी के 23 मार्च को ही, 5 मार्च को समझौता हो रहा है, आप देख रहे हैं, नज़ाकत, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की जेल में फांसी दे दी जाती।
और वो भी बड़ी बेदर्दी के साथ। जो समय निर्धारित था उसके पहले ही साहब फांसी दे दी गई, लाश भी नहीं दिया गया, और रावी नदी के तट पर राखी में जला करके खाली अस्थि दे दी गई 22 साल के जवान का। ये बड़ा डिस्प्यूटेड चीज था। इतिहासकार ये कुछ कहते हैं कि गांधी जी इस पर लड़े थे कि नहीं, उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, गांधी जी अपने अहिंसात्मक नीति के कारण समझौते में इन युवाओं की रिहाई की मांग नहीं की थी। खैर, ये अनुसंधान का विषय है, क्या सही क्या गलत है, लेकिन इतना तय है, एक तथ्य है कि इस समझौते में ये बात शामिल था कि जो हिंसक गतिविधि करने वाले लोग हैं उनको छोड़ के सबको रिहा कर दिया जाए, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। आगे देखेंगे कि इसकी क्या प्रतिक्रिया कराची अधिवेशन में होता है, यहाँ वो विषय अध्ययन का नहीं। उसके बाद है कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। आंदोलन शुरुआत हुआ नमक सत्याग्रह से, तो बहुत लंबी बहस हुई कि एक प्राकृतिक चीज़ है, जैसे हवा पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, उसी प्रकार से तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से समुद्र के किनारे पाया जाता है, तो आप क्यों टैक्स लगाते हैं इसको? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये प्राकृतिक है, लेकिन जो हिंटरलैंड में, जो अंदरूनी भाग में नमक बना रहे हैं, वो तो प्राकृतिक नहीं है। तो इसलिए तय ये हुआ कि ठीक है, जो अंदरूनी भाग है वहाँ टैक्स लगेगा, लेकिन जो समुद्री किनारा क्षेत्र है वहाँ का पीपुल अगर नमक बनाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी वैध हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप समझिए कि गांधी जी ने जिस विषय को लेकर आंदोलन शुरू किया था वो उसमें वो सफल रहे। तीसरा है कि शराब और विदेशी वस्त्र के दुकानों पर धरना देने की अनुमति दी गई कि आप पिकेटिंग कर सकते हैं, उधर गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ों पर जो है वो आप पिकेटिंग कर सकते हैं। अब से तीसरा था, चौथा कि जब्त की गई जो संपत्ति थी, बहुत सारे की संपत्ति भी जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने, जैसे मकान, दुकान, ये सब चीज़ें जो है, या गाड़ी घोड़ा, तो वो सब वापस कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने असहयोग आंदोलन के समान तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया था। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र के आंकड़े असहयोग आंदोलन में मिलते हैं, वैसा इसमें नहीं मिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में, लेकिन कुछ लोगों ने दिया था। तो उसका समझौते में था कि उन सबों को पुनः नियुक्त कर लिया जाएगा, या उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो ये सब चीजें थी। गांधी ने जो बातें स्वीकार की कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब गांधी जी को अभी यकीन नहीं था कि अंग्रेज हमारी बात को मान ही लेंगे, या जो गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेने जा रहे हैं उसमें हमारी बात मान ही ली जाएगी। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित किया। दूसरा, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम भाग लेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा, कि ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का बंद कर दिया जाएगा। वो ऊपर जो पढ़े हैं कि वस्त्र पर परमिशन था, शराब पे परमिशन था, लेकिन सिर्फ वस्त्र और शराब ही थोड़ी विदेशी थी, ब्रिटेन की बनी हुई अन्य जो वस्तुएं थी इसके अतिरिक्त उनका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। और ये जो टॉपिक है लास्ट वाला, ये काफी डिस्प्यूटेड है कि पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग नहीं करेगी कांग्रेस। गांधी जी इस पर अड़े हुए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है, अमानवीय काम किया है, तो उसकी जांच हो, और जिस पुलिसकर्मी ने अमानवीय कृत किए हैं उनको दंडित किया जाए। अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे, और यही वो विषय था जिस पर गांधी जी जो है वो तैयार नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद भी समझौते में इसको शामिल किया गया। तो गांधी जी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, वो छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य खोना नहीं चाहते थे। बड़ा लक्ष्य क्या था वो अब आप समझिए। के मुंशी राइटर भी हैं और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो उन्होंने इस पैक्ट की महत्ता को बताया है।
उन्होंने कहा कि ये एक युग परिवर्तनकारी घटना है। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के साथ बराबरी के स्तर पर बात की। अभी तक ब्रिटिश सत्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को विद्रोही समझ रही थी, देशद्रोही समझ रही थी। ये पहला अवसर है कि उसने ये महसूस किया या स्वीकार किया कि संप्रभुता हमारे पास नहीं है, संप्रभुता जो है वो भारतीय जनता के पास है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे समतुल्य हैं। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी जीत थी। क्लियर? लेकिन इस आंदोलन के स्थगित करने पर गांधी की आलोचना भी हुई। जिस प्रकार से गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, उसी प्रकार से इसको जब स्थगित किया तो गांधी इरविन पैक्ट का जो है वो विभिन्न समुदायों ने अलग अलग ढंग से इसकी आलोचना की। जैसे हिंदू महासभा ने इसकी आलोचना इस ग्राउंड पर की कि साहब आपने हिंदुओं के हितों का बलिदान कर दिया ये समझौता करके। मुस्लिम लीग ने इसका आलोचना इस प्रकार से किया कि आपने मुसलमानों के हितों का बलिदान कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि उनके गांधी जी के अपने आदमी यानी जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना गांधी इरविन पैक्ट की इसलिए की क्योंकि इसमें स्वराज्य को स्वीकार नहीं किया गया था गांधी जी के द्वारा। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य जो कांग्रेस घोषित किया गया था उसको शामिल नहीं किया गया था और आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जो भी हो, गांधी के इस कृत्य की आलोचना हुई, लेकिन इतिहासकार गांधी के इस कृत्य को विहंगम दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि गांधी की जो रणनीति थी राष्ट्रीय संघर्ष में, वो उसकी एक नीति थी, एक रणनीति थी। और नीति और रणनीति क्या थी? तो संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष विराम संघर्ष का अर्थ ये हुआ कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि जनता में शिथिलता आ जाती है। और जब शिथिलता आ जाती है और उसमें आंदोलन चलाइएगा तो आपका आंदोलन विफल माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिथिलता आती थी तो गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे, कुछ तैयारी करते थे और उसके बाद फिर आंदोलन करते थे। तो यहाँ पर भी इतिहासकारों का कहना है कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने स्थगित करके संघर्ष विराम संघर्ष की नीति का पालन किया था, उसी प्रकार से 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके संघर्ष विराम संघर्ष की नीति का पालन किया था, अपना घुटना नहीं टेक दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, गांधी इरविन समझौता का पूरा व्याख्या मैंने किया। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।